हेलो एवरीवन, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी का थर्ड लेक्चर है। मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ इंड्यूस्ड प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल होती क्या चीज़ है। क्या जो एक स्टेम सेल है जो कि आगे डिफ्रेंशिएट कर करके आखिर में एक डिफ्रेंशिएटेड सेल बना रहा है, बस क्या वही रास्ता है? क्या एक जो डिफ्रेंशिएटेड स्टेम सेल है, क्या वो वापस उस स्टेम सेल में नहीं बदल सकता जहां से उसने स्टार्ट किया था, जैसा कि वो एक एम्ब्रियो में होता है? ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है एक साइंटिस्ट की वजह से जिसका नाम है यामानाका। तो हम इसमें देखने के वाले हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन्होंने उस एक अडल्ट जो सेल बन चुका है, सोमैटिक सेल, जर्म सेल नहीं सोमैटिक सेल, उसको उन्होंने वापस से एक अच्छा स्टेम सेल बना के दिखा दिया। कैसे, वो हम अब देखने वाले हैं। तो इस टॉपिक का नाम है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, जिसको हम कह देते हैं IPSC। इंड्यूस्ड, इसका नाम ही बता रहे इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब है किसी चीज को जानबूझकर एक्टिव कर देना, ठीक है। तो इसमें एक डायग्राम बनाने वाली हूं मैं। इसमें एक ये सेल है, ये एक अडल्ट सोमैटिक सेल है, अडल्ट सोमैटिक सेल। अब इसमें हम लोगों ने सिर्फ 3 चीजें डालनी है जिससे ये सेल, ये जो एक अडल्ट हो चुका सेल है, ये वापस से एक एकदम स्टेम सेल बन जाएगा, बिल्कुल वापस सारा कुछ। तो सबसे पहले ये दिया किसने था? यामानाका, जो साइंटिस्ट थे। अब पहली चीज इसमें उन्होंने ऐसी क्या डाली, उन्होंने ये चीज पता लगा ली थी कि जो स्टेम सेल होते हैं, जो एक स्टेम सेल होते हैं, जो एम्ब्रियो में सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो प्लूरिपोटेंट कैसे रहते हैं, मतलब उनकी डिवाइड करने की कैपेसिटी कैसे रहती है, क्योंकि उनके पास कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जो उनको एक्टिवेट रखते हैं डिवाइड करने के लिए। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल चीज क्या है प्लूरिपोटेंट होने के लिए? सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल चीज है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये चीज इसको मेंटेन करके रखती है। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम एक अडल्ट सोमैटिक सेल में यही चीजें अगर वापस डाल दें जो उसकी प्लोरिपोटेंसी को वापस ले आए, तो ये तो फिर एक बन जाएगा, एक स्टेम सेल बन चुका होगा। तो उन्होंने सबसे पहले ऐसे जीन्स डाले जो इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को ऑन कर देते हैं। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने जीन डाला SOX2 OCT4। इसको याद कर लेना आप लोग, बिकॉज ये पूरी डेवलपमेंटल बायोलॉजी में 3-4 ही चीजें हैं, जीन्स हैं, जो बार बार घूम घूम कर आने वाली हैं। तो सबसे पहले है SOX2, फिर OCT4। ये क्या चीज है? ये हैं जीन्स। ये जीन्स क्या करते हैं? ये एक्टिवेट कर देते हैं नैनोग एंड अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का एक्टिवेट होना ही एक सोमैटिक अडल्ट सोमैटिक सेल को वापस उसके स्टेम सेल वाली स्टेज पर लेकर जाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने क्या चीज इंजेक्ट करी? उन्होंने SOX2 OCT4 जीन डाला, जिन्होंने नैनोग और अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट कर दिया। और इन्होंने आखिर में क्या किया? इन्होंने प्लूरिपोटेंसी मेंटेन करी, और इसको मेंटेन करने के साथ साथ इन्होंने एक चीज और करी, इन्होंने ब्लॉक किया किसको? डिफरेंशिएशन को। जीन SOX2 OCT4 ने एक्टिवेट किया नैनोग और अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को, और इन्होंने मिलकर सबने क्या किया? प्लूरिपोटेंसी को मेंटेन किया, क्योंकि जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि प्लूरिपोटेंसी मेंटेन हो जाएगी, डिवाइड करने की कैपेसिटी वापस आ जाएगी। और पर उन्होंने डिफरेंशिएशन को ब्लॉक भी किया कि कहीं कोई सेल वापस से डिफरेंशिएट ना हो जाए, कोई जीन ऐसा ना हो जो डिफरेंशिएशन कराने में हेल्प कर रहा हो। और उन्होंने फिर एक चीज और डाली जिसे कहते हैं CMYC, और फिर एक चीज उन्होंने डाली थी CAL4। CAL4 डालने से ये होता है कि जो सेल है, पता लगे एक्सपेरिमेंट करते करते ऐसी कंडीशंस आ गई कि वो मर सकता हो, या उसकी जीन्स के साथ छेड़खानी से करने से उसमें कुछ भी चेंज आ सकता है और वो मर सकता है। तो CAL4 का क्या काम होता है? प्रिवेंट डेथ ऑफ सेल। अब जो इन्होंने CMYC डाला था, इसका क्या काम था? इसका काम था जो हमारे क्रोमैटिन होते हैं,
ये एक क्रोमोसोम है जो कि क्रोमैटिन फाइबर से बना हुआ है। तो ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, इन्होंने सीमिक ने इसको क्या किया, ओपन किया, ताकि ये जो क्रोमैटिन है अच्छे से खुल जाए और जो उसके जीन्स हैं, ये वाले जो जीन्स हैं, वो यहाँ पे आके सब कुछ एक्टिवेट कर सके। मीन्स SOX2 और OCT4 और नैनोग, ये और अदर ट्रांसक्रिप्शन जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर आए, इसके ऊपर काम करें ताकि वो अच्छे से एक्टिवेट कर सके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को। तो अब जब ये सब चीजें इसमें मिल जाती हैं, तो ये जो अडल्ट सोमैटिक सेल है, ये किस में बदल जाता है, हमारा स्टेम सेल में। तो एक वो वाला सोमैटिक सेल जो बिल्कुल अच्छे से किसी की बॉडी में था, जो अब वो डिफ्रेंशिएट हो चुका था, उसको पता था मैं ये बन चुका हूँ, उसको वापस से हम उस स्टेम सेल की स्टेज पर लेकर गए जो वो एक एम्ब्रियो में होती है। पर इस प्रोसेस को करने में ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो इसकी डिलिमिटेशंस भी होती हैं कुछ। अब इस प्रोसेस की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसकी लिमिटेशन है सबसे पहले तो ये एक्सपेंसिव बहुत है, और दूसरी बात है इसमें म्यूटेशंस होने का भी खतरा है। पर इसके फायदे भी उतने ही हैं, जैसे कि हम एक डिजीज को ठीक कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि एक जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, उसके एक एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया वाली, तो मैं उसी के इसी से रिलेट करके बताने वाली हूँ। जैसे किसी ह्यूमन बीइंग को सिकल सेल एनीमिया है, तो उसके जो हीमोग्लोबिन है उसका लील क्या बन चुका है, ये होना क्या चाहिए, ये, तो वो सिकल सेल एनीमिया वाले में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब क्या कर सकते हैं, हम उस सेल को जो कि डिफेक्टेड है उसको हम वापस उस स्टेज पे लेके जा सकते हैं जब उसे नहीं पता था कि मुझे यही वाला सेल बनना है। तो फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, दोबारा से हम स्टेम सेल बना सकते हैं। और स्टेम सेल जो होते हैं वो अपने अडल्ट स्टेम सेल लीनिएज, जो पूरी प्रोसेस बताई हुई है मैंने कि एक जो सेल होता है वो आखिरी डिफरेंशिएटेड सेल तक कैसे जाता है, हीमोपोइटिक जो स्टेम सेल्स होते हैं वो कैसे टी लिम्फोसाइट को बना देते हैं, बी लिम्फोसाइट्स को बना देते हैं वापस से। तो वही करके जो हम सेल निकालेंगे उसके ये वाले अलील को हटा के, सिकल सेल एनीमिया वाले अलील को हटा के नॉर्मल अलील्स में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और वापस वही के वही सेल्स उस इंसान के अंदर दोबारा डाल सकते हैं। इससे पहले तो ये चीज अच्छी बात है कि वो इस चीज को उसकी बॉडी रिजेक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज वो उसके खुद के सेल हैं। तो हम अब देखने वाले हैं कि वो प्रोसेस कैसे होती है। तो अब इस टॉपिक का नाम है मॉडलिंग मल्टीजेनिक डिजीजेज विद IPSC। अब ये जो हमने सेल्स हैं उनकी मदद से हम ठीक कैसे कर सकते हैं इस डिजीज को। अगर किसी के अंदर कोई डिजीज हुई है तो हम उसका पता भी लगा सकते हैं, हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो हम करने वाले हैं मॉडलिंग मल्टीजेनिक डिजीजेस विद IPSC। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले एक ऐसा ऑर्गेनिज्म लेंगे, ऑब्वियसली ह्यूमंस को नहीं एक्सपेरिमेंट के लिए ले सकते हैं, इसलिए सबसे अच्छा क्या है, चूहा ले लेंगे एक। तो यहाँ पे मान लो हमने एक ले लिया है माइस, ये मान लो उसकी टेल है, और ये माइस को क्या प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम है सिकल सेल एनीमिया की, बट माइस को नहीं है, उसके अंदर ऐसे अलील्स डाले हैं जो ह्यूमन के हैं, ह्यूमन सिकल सेल एनीमिया के अलील्स हैं इसके पास। तो इनको कैसे लिखते हैं, HBS। अब इसकी यहाँ से हमने टेल काटी और इनको यहाँ रख लिया, ये रहे सेल्स। इन सेल्स को क्या कहते हैं, फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, अब इसी डिश के अंदर इन्हीं सेल्स पे अब हम लगाएंगे इंजेक्शन, और इस इंजेक्शन में क्या होगा, इस इंजेक्शन में ऐसे ऐसे वायरसेस होंगे जो कि हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स वाले जीन्स के इन्फेक्ट होंगे। तो हम इसके अंदर है क्या चीज, इस इंजेक्शन में ऐसे वायरसेस हैं, वायरसेस इन्फेक्टेड विद SOX2, OCT4, CMYC
केल्प 4 जीन्स। ठीक है, जब हमने इनके अंदर डाल दिए तो अभी क्या होगी, प्लूरिपोटेंसी जनरेट करेंगे ये। ठीक है, तो अभी हमने ये लिया, ये रही डिश। अब ये जो सेल्स हैं, अब ये कौन से सेल बन चुके हैं, ये बन चुके हैं स्टेम सेल्स। और ये वो स्टेम सेल्स हैं जिनको नहीं पता है कि हमने आगे जाके क्या बनना है, क्या हमने यही सेल दोबारा बनना है कि नहीं। अब ये कुछ भी सेल बन सकते हैं, लिटरली कुछ भी। किडनी के सेल बना लो आप इनसे हार्ट के सेल बना लो, आप इनसे लंग्स के सेल बना लो, या लिवर के सेल बना लो, कोई भी सेल बन सकते हैं इनसे। ठीक है, उसके बाद अब ये जो सेल्स हैं, ये कैसे सेल हैं, अब ये तो सिकल सेल एनीमिया से इन्फेक्टेड नहीं है, क्योंकि वो सब जो चीजें थी वो जा चुकी हैं। अब ये बाकी वापस अपने स्टेम सेल वाले रूप में आ चुके हैं। तो इनको दोबारा से एम्ब्रियोइड सेल बनाने के लिए रख दिया जाता है। एम्ब्रियोइड सेल, इनको डिफरेंशिएट करवाया जाता है, डिफरेंशिएट इनटू एम्ब्रियोइड सेल्स। ठीक है, एम्ब्रियोइड सेल्स वो होते हैं जो ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प कर देते हैं। अब उसके बाद ये डाल लिया, तो अब ये बिल्कुल ये जो स्टेम सेल बने हैं ये बिल्कुल HbA वाले हैं, मतलब ये नॉर्मल हैं, इसमें कोई भी सिकल सेल अनीमिया की प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इनको वापस से हम इस माइस के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं और प्रॉपरली पहले चेक कर सकते हैं हाँ कि ठीक है कि नहीं, कि ये चीज़ ठीक हुई है कि नहीं। और अगर इसमें ठीक है ये कि हाँ बिल्कुल ठीक सेल हो चुके हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इन सेल्स को ह्यूमन के अंदर भी इंजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा ही क्या होता है कि जैसे किसी किडनी खराब हो चुकी है, ऑब्वियसली जो किडनी है, जो उसके टिश्यूज हैं, जो उसके स्ट्रक्चर्स हैं, वो सब चीज़ें किससे बनी हुई है, वो सेल से बनी हुई है। तो हम उन सेल्स को वापस से इस प्रोसीजर के थ्रू उनको यहाँ तक लेकर आ सकते हैं, और वापस से उन सेल से हम टिश्यू बना के, या टिश्यू सेल के अंदर बन ही जाता है बॉडी के अंदर जाके, तो फिर बन सकता है वो वापस से सही ऑर्गन। और उस इंसान के लिए कितना अच्छा है, वो भी इस जमाने में जहाँ पे किसी को कोई भी ऑर्गन्स नहीं मिलते, इतनी प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे ये मेथड बिल्कुल अच्छा है। बट फिर वही बात है कि जब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इसमें म्यूटेशंस भी आ सकती हैं। तो आज का टॉपिक मैं यही सब कर देती हूँ। आई होप आपको ये सब पसंद आया हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अब लेक्चर 4 आएगा जिसमें मैं बताऊँगी जो सेल्स होते हैं वो इंडक्शन, कॉम्पिटेंस, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन, ये सब कैसे होता है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।